हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मेन आइटम्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मेन आइटम्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेन आइटम्स इन द सेंस, अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मेन आइटम्स ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बेसिकली जब भी हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है अर्थ वर्क का। सबसे पहला वर्क क्या हम करेंगे? अर्थ वर्क। अर्थ वर्क में बिल्डिंग का जो भी हम फाउंडेशन बनाते हैं उसके लिए हमें अर्थ वर्क के अकॉर्डिंग हमें एक्सकेवेशन करना होता है। एक्सकेवेशन मीन्स कि सपोज दैट ये हमारे पास कोई एरिया है, इसमें हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहला वर्क हम इसमें क्या करेंगे? अर्थवर्क का। इसके लिए हम एक्सकेवेशन बनाएंगे। तो एक्सकेवेशन का वर्क करते हैं, मतलब फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढा बनाएंगे। फिर उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन का वर्क कर लेते हैं तो फिर हम जो हमारा एक्सकेवेशन होता है उसकी हम क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं। तो जब हम उसका एक्सकेवेशन या फिलिंग करते हैं तो इसको अलग अलग सेपरेटली हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्वांटिटी और इसके जो हमारी डायमेंशन होती है उसको। तो इसकी क्वांटिटी जो होगी हम क्या करेंगे? एक्सकेवेशन का अलग कैलकुलेट करेंगे, और जब हम एक्सकेवेशन करने के बाद उसकी फिलिंग करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को हम अलग कैलकुलेट करेंगे। सेपरेटली हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। जनरली जो अर्थ वर्क होता है उसका कैलकुलेशन हम मीटर क्यूब में करते हैं। जो अर्थ वर्क होता है उसका कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम अर्थ वर्क करते हैं तो जब उसका एक्सकेवेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा? लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और डेप्थ भी होती है। तो इसलिए इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। सेम ऐसे ही जब हम एक्सकेवेशन करने के बाद जब हमारा अर्थ वर्क कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसका फिलिंग करते हैं तो उसको भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। क्योंकि उसमें भी हमारी क्या होती है? लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और डेप्थ भी होती है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का? अर्थ वर्क होता है। कोई भी फाउंडेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले अर्थ वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ वर्क कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? कंक्रीटिंग का वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्क क्या होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में? कंक्रीट इन फाउंडेशन। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन की कंक्रीटिंग हम करते हैं सेकेंड स्टेज में। इसमें जो हम कंक्रीटिंग करते हैं इसका कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मीटर क्यूब में ही करते हैं। कंक्रीटिंग हम किस में करते हैं कैलकुलेशन? मीटर क्यूब में। क्योंकि इसमें भी हमारे क्या होता है? लेंथ होती है, विड्थ होती है और उसकी थिकनेस होती है। तो इसलिए इसका हम कैलकुलेशन किस में करते हैं? मीटर क्यूब में करते हैं। जनरली जो हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन का वो 20 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के रेंज में उसकी थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा हम 30 सेंटीमीटर की थिकनेस हम यूज करते हैं फाउंडेशन वर्क में। ठीक, जो हमारा रेंज होता है वो कितना होता है? 20 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। जो हमारे बेसिकली
थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं वो जनरली हमेशा हम 30 सेंटीमीटर एडॉप्ट करते हैं। जब हम फाउंडेशन के कंक्रीटिंग के लिए जो हम रेशियो प्रिपेयर करते हैं वो जनरली 1:4:8 या 1:5:10, ये दो रेशियो हम जनरली अडॉप्ट करते हैं फाउंडेशन में कंक्रीट के वर्क के लिए। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोलिंग। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? सोलिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा तीसरा स्टेप होता है सोलिंग का। सोलिंग हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं और क्यों? जहां पे सॉइल हमारी सॉफ्ट होती है या लूज सॉइल होती है, जहां पे सॉफ्ट होगी या लूज सॉइल होगी वहां पे हम सोलिंग वर्क करते हैं। सोलिंग वर्क हम बेसिकली क्या करते हैं, उसमें ब्रिक का यूज कर सकते हैं, स्टोन का यूज कर सकते हैं। जो हम सोलिंग करते हैं वो हमारा फाउंडेशन से बिलो में होता है। सपोज दैट ये हमारा कोई एरिया है, इसकी सॉइल हमारी सॉफ्ट या लूज सॉइल है, तो जब इसमें हम सोलिंग करेंगे तो फाउंडेशन वर्क स्टार्ट करने से पहले इसकी पूरी लेयर पे हम क्या करते हैं, ब्रिक की लेयर या स्टोन की एक लेयर हम लगाते हैं। ये लेयर लगाने के बाद हम उस पर फाउंडेशन वर्क करते हैं। तो बेसिकली सोलिंग हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे जहां की सॉइल हमारी सॉफ्ट हो या लूज सॉइल हो। अगर हमारी सॉइल सॉफ्ट या लूज नहीं है तो वहां पे हम सोलिंग वर्क नहीं करते हैं। इसको हम बेसिकली जब कैलकुलेशन इसका हम करते हैं तो इसको हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। इसका कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, इसलिए इसका हम कैलकुलेशन जो होता है मीटर स्क्वायर में करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीसी की। नेक्स्ट आइटम्स क्या हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में? डीपीसी। डीपीसी मींस क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी मींस डैम प्रूफ कोर्स। जो हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं उसकी थिकनेस हम जनरली 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस हम डीपीसी की प्रोवाइड करते हैं। जब हम ये अप्रोक्सीमेट लगभग 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर, जब हम इसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा सीमेंट और कंक्रीटिंग का वर्क करते हैं डीपीसी के लिए, जो मटेरियल हम प्रिपेयर करेंगे डीपीसी के लिए, उसका रेशियो कितना होता है? 1:1.5:3। इस रेशियो का मटेरियल प्रिपेयर करके हम डीपीसी वर्क कंप्लीट करते हैं। अगर हमारा डीपीसी का थिकनेस 2 सेंटीमीटर हो तो उसमें सीमेंट मोर्टार का जो रेशियो होता है वो जनरली 1:2 का होता है। जनरली कितना होता है? 1:2 का होता है। अब डीपीसी जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो डीपीसी प्रोवाइड करने के लिए उसमें हम जो मटेरियल प्रिपेयर करते हैं उसमें कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स हम क्या करते हैं उसमें मिक्स करते हैं। अब हमारा जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबल मटेरियल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? रिजिड मटेरियल हो सकता है। पहला क्या होगा? फ्लेक्सिबल मटेरियल, सेकेंड वन क्या होगा? रिजिड मटेरियल्स। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स में क्या होता है हमारा? ब्यूटाइल रबर्स हो सकते हैं, या जो हमारा हॉट बिटुमिन्स होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, या हम कॉपर को भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है उसमें एग्जांपल क्या क्या आएंगे? ब्यूटाइल रबर्स हो सकते हैं, बिटुमिन हो सकता है,
जिसको हम एस्फाल्ट भी बोलते हैं। कॉपर को भी यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल में, प्लास्टिक की सीट को भी यूज कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है, फ्लेक्सिबल मटेरियल हैं। इन मटेरियल का यूज हम किस में करते हैं, जब हम डैम्प प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें इन मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजिड मटेरियल की। रिजिड मटेरियल मीन्स क्या होगा, जो हार्ड मटेरियल होते हैं। तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, मोर्टार, इनको हम यूज कर सकते हैं रिजिड मटेरियल में। ब्रिक को यूज कर सकते हैं, स्टोन को यूज कर सकते हैं, सीमेंट, मोर्टार को यूज कर सकते हैं। ये हमारे सब क्या हैं, रिजिड मटेरियल्स हैं। डैम्प प्रूफिंग कोर्स के लिए इस मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसोनरी की। मैसोनरी को जनरली हम कैलकुलेशन जो होता है वो हम मीटर क्यूब में करते हैं। जो हम मैसोनरी का कैलकुलेशन करते हैं वो किस में हम करते हैं, मीटर क्यूब में। क्योंकि जब हम मैसोनरी वर्क करते हैं तो उसमें हमारी क्या क्या डायमेंशन आ सकती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। इसलिए इसका हम कैलकुलेशन किस में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। जो हमारा मैसोनरी वर्क होता है उसको हम क्या करते हैं, जनरली दो तरीके से मेजर करते हैं। एक क्या होता है कि जब हम फाउंडेशन वर्क करते हैं तो हमारा फाउंडेशन से लेकर के जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है वहां तक का एक अलग स्टेज होता है, उसको अलग सेपरेट हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद प्लिंथ एरिया के एबव जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो अलग हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सब सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमारा, जस्ट सपोज दैट ये हमारा कोई एरिया है, इसमें हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना हो तो इसमें हम जब मैसोनरी वर्क दो तरीके से क्या कंसीडर करते हैं। जब हम फाउंडेशन वर्क बनाते हैं तो फाउंडेशन वर्क से लेकर के जो हमारा प्लिंथ लेवल होगा, प्लिंथ लेवल तक एक अलग स्ट्रक्चर हो जाता है, और प्लिंथ लेवल से एबव जो होगा वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है। प्लिंथ लेवल से जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मैसोनरी वर्क में। इसको जब हम मैसोनरी वर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जनरली क्या होता है, जब हम वॉल को प्रिपेयर करते हैं तो वॉल में हमारा कहीं कहीं पर विंडो भी हो सकता है, कहीं कहीं डोर भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम मैसोनरी वर्क में ब्रिक वॉल प्रिपेयर करते हैं तो जहां पर हम डोर और विंडो प्रोवाइड कराते हैं उस एरिया को हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तब हमें उस वॉल की टोटल क्वांटिटी हमें पता चलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मैसोनरी। डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मैसोनरी वर्क। जब भी हम सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क करते हैं तो जो हमारा वॉल होता है उस वॉल में कहीं हम डोर प्रोवाइड करते हैं, कहीं पे विंडो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए उस एरिया में
जितनी क्वांटिटी का ब्रिक वर्क होगा उसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तब हमें टोटल क्वांटिटी पता चलता है उस वॉल का। सपोज दैट ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ एक रूम प्रोवाइड करना है, तो इस रूम में यहाँ पे एक हमारा डोर होगा और यहाँ पे एक विंडो होगा। तो इस वॉल का जब हम टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पे हम डोर प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पे विंडो प्रोवाइड करते हैं वहाँ के मटेरियल की क्वांटिटी को जब ओवरऑल उस वॉल की क्वांटिटी से डिडक्ट करेंगे तब हमें टोटल क्वांटिटी पता चलेगी कि उस वॉल में टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो इसके लिए डिडक्शन करने के लिए अलग अलग हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारा जो डोर होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइप में हो सकता है, कहीं कहीं पे हम ऊपर डोर के आर्च स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसलिए उसमें अलग अलग क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर ओपनिंग की। रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स, जब भी हम सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें अगर हम रेक्टेंगुलर डोर या रेक्टेंगुलर विंडो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो हम डिडक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिडक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। इस फॉर्मूले से जो क्वांटिटी हमारी आएगी उस क्वांटिटी को ओवरऑल, सपोज दैट ये वॉल है, यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर डोर प्रोवाइड करना है, तो डिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी लेंथ विड्थ और इसकी थिकनेस होगी इसका हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लेंगे। जितना क्वांटिटी आएगा ओवरऑल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो टोटल कितनी क्वांटिटी हमारी वॉल में होगी ये हमें पता चल जाएगा फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर्स एंड विंडो। जो हमारा डोर्स और विंडो होता है इसके लिए सेम, अगर स्ट्रक्चर हमारा रेक्टेंगुलर है, सपोज दैट ये हमारा डोर और विंडो है, तो अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में रखेंगे तो इसके पहले जो हमने फार्मूला बताया डिडक्शन के लिए उस फार्मूले का यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। अगर इसमें थोड़ा आर्च हम प्रोवाइड कर देते हैं तो इस जो हमारा आर्च होगा इसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे डोर और विंडो के लिए। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिडक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिडक्शन इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। ये डोर और विंडो के लिए डिडक्शन का फार्मूला होता है। जो हमारा आर्च पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सिगमेंटल आर्च। ये क्या होता है, सिगमेंटल आर्च होता है। जो रेक्टेंगुलर पोर्शन के ऊपर वाला आर्च होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिगमेंटल आर्च बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिगमेंटल आर्च ओपनिंग की। ये तो अगर रेक्टेंगुलर के साथ साथ सिगमेंटल पोर्शन रहे तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पर्टिकुलर हम सिगमेंटल आर्च ओपनिंग की बात करें तो हम उसके लिए डिडक्शन क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा सिगमेंटल आर्च ओपनिंग।
अगर हम किसी मेसोनरी वर्क में, कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा मेसोनरी वर्क होता है उसमें बहुत सारी जगहों पर एक सिगमेंटल आर्च प्रोवाइड करते हैं। वो डोर विंडो नहीं होता, लेकिन उसमें जो हमारा डिजाइन होते हैं उसमें हम सिगमेंटल आर्च स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर सिगमेंटल आर्च ओपनिंग है तो उसके लिए डिडक्शन क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सॉरी, ये हाइट होगा। सपोज दैट ये हमारा सिगमेंटल आर्च ओपनिंग है, तो इसके लिए जो डिडक्शन का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, b इंटू एच प्लस 2/3 इंटू बी इंटू टी, सॉरी b इंटू आर जो हमारा आर्च पोर्शन होगा, इंटू वॉल थिकनेस। जो हमारा डिडक्शन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, b इंटू एच प्लस 2/3 इंटू बी इंटू आर इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। ये हमारा डिडक्शन का फॉर्मूला होता है सिगमेंट ओपनिंग आर्च के लिए, सॉरी सिगमेंट आर्च ओपनिंग के लिए। डिडक्शन इक्वल्स टू बी इंटू एच प्लस 2/3 इंटू बी इंटू आर इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। बी हमारा क्या है, जो ओपनिंग पोर्शन होगा उसकी विड्थ बी। एच क्या होगा, जो उसकी हाइट होगी, रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो हाइट होगी, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये जिसकी इसकी हाइट जितनी होगी वो हमारा क्या होगा, एच की वैल्यू होगी। और जो आर्च होगा उसका जो वैल्यू होगा वो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिगमेंटल आर्च ओपनिंग के लिए डिडक्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग। नेक्स्ट वन हमारा है फोर्थ, सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग। अगर हम कोई ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं सेमी सर्कुलर आर्च का, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्या होता है, सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये क्या होता है, हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करें डिडक्शन के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्च होता है डिडक्शन पोर्शन में, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, 3/4 इंटू बी इंटू आर। सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फार्मूला क्या होगा, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच इज मेड फॉर सेमी सर्कुलर आर्च इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू बी इंटू आर। amount of deduction for semi
सर्कुलर आर्च इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू बी इंटू आर। ये हमारा अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फॉर सेमी सर्कुलर आर्च के लिए। अब हम टोटल डिडक्शन कितना कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम आर्च की बात करें। अब इसमें हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है रेक्टेंगुलर, तो जब हम टोटल डिडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, b इंटू एच प्लस 3/4 इंटू बी इंटू आर इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। टोटल डिडक्शन क्वांटिटी फॉर सेमी सर्कुलर आर्च इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इंटू एच प्लस 3/4 इंटू बी इंटू आर इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल ये हमारा टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। जब भी हम मेसनरी वर्क बनाएंगे उसमें अगर हम कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं सेमी सर्कुलर आर्च में ओपनिंग, तो उसके लिए टोटल डिडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, b इंटू एच प्लस 3/4 इंटू बी इंटू आर इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। जो हमारा इलिप्टिकल आर्च होता है, इलिप्टिकल आर्च के लिए सेम फॉर्मूला हम यही यूज करते हैं फॉर सेमी सर्कुलर आर्च का जो फॉर्मूला होगा, इलिप्टिकल आर्च होगा तो उसके लिए सेम फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यही यूज करते हैं डिडक्शन के लिए। डिडक्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंटल्स एंड ओवर ओपनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिंटल्स ओवर ओपनिंग। इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली लिंटल्स को हम, जो हमारा डोर के ऊपर का पोर्शन होता है, जो डोर के ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, लिंटल होता है। जो लिंटल होता है, डोर के ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। तो जो हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, सपोज दैट इसकी थिकनेस है हमारी t और ये हमारा स्पैन है s। ये हमारा स्पैन कितना s और जो लिंटल की थिकनेस है वो है t। तो जो लेंथ ऑफ लिंटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, s प्लस 2t। लेंथ ऑफ लिंटल का फॉर्मूला क्या होता है, s प्लस 2t। लेंथ ऑफ लिंटल्स इक्वल्स टू क्या होता है, s प्लस 2t। s क्या होगा, जो हमारी स्पैन होगी s की वैल्यू होगी, t क्या होगा, जो हमारी लिंटल की थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी। ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी लिंटल है उसकी लेंथ कितनी होगी, इसके बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिडक्शन क्वांटिटी के बारे में बात करें तो डिडक्शन क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिंटल लेंथ प्लस इंटू थिकनेस इंटू वॉल थिकनेस। लिंटल लेंथ इंटू थिकनेस इंटू वॉल थिकनेस। लिंटल लेंथ इंटू
थिकनेस इंटू वॉल थिकनेस। लिंटल लेंथ हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। थिकनेस, जो लिंटल की थिकनेस है वो हमारी थिकनेस की वैल्यू हो जाएगी, और जो हमारी वॉल होगी जहां पे हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी उसमें हम वॉल की थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी वॉल की थिकनेस होगी, ये लिंटल की थिकनेस होगी, और लिंटल लेंथ हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डिडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा लिंटल में टोटल डिडक्शन क्वांटिटी कितनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्च मेसोनरी वर्क का। आर्च मेसोनरी वर्क, आर्च मेसोनरी वर्क जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस स्पैन हो जाएगा, इसकी थिकनेस जो होगी वो टी हो जाएगी। अब हम क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसोनरी, अगर हम आर्च मेसोनरी के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है, ये हमारा थिकनेस है, ये हमारा होता है एल एम। तो क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसोनरी इक्वल्स टू होता है एल एम इंटू टी इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। क्वांटिटी ऑफ आर्च मेसोनरी इक्वल्स टू क्या होता है, एल एम लेंथ ऑफ आर्च इंटू टी इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। यहां से हम जो आर्च मेसोनरी होगा उसकी टोटल हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिडक्शन के लिए सेम फार्मूला हमारा यही होगा। डिडक्शन के लिए क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन, तो इसके लिए फॉर्मूला सेम हमारा क्या हो जाएगा, एल एम इंटू टी इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। सेम हमारा डिडक्शन के लिए फॉर्मूला यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी एंड आरबी वर्क के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या, आरसीसी एंड आरबी वर्क। आरसीसी वर्क हम जनरली कहां पे करते हैं, जैसे रूफ का वर्क करेंगे तो वहां पे आरसीसी वर्क होगा, फ्लोरिंग का वर्क करेंगे वहां पे भी, फ्लोरिंग के बाद हमारा जो फ्लोर स्लैब होगा उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारा बीम होगा, जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, आरसीसी वर्क कर सकते हैं। आरसीसी मीन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और आरबी क्या होता है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी और रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। जब हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर क्यूब में। इसकी क्वांटिटी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, या इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में। तो इसमें क्यों मीटर क्यूब में करते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और थिकनेस भी होती है। लेंथ होती है, विड्थ होती है और
थिकनेस भी होती है। तो इसलिए इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में करते हैं। जो हमारा आरसीसी वर्क या आरबी वर्क होता है, जनरली हम जब भी स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हम आरसीसी का वर्क करते हैं। कहीं कहीं लोग रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का भी स्लैब लगाते हैं। पुराने टाइम पे, पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे? रेनफोर्स्ड ब्रिक का स्लैब लगवाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? जनरली लोग आरसीसी का स्लैब लगवाते हैं। जो हमारा बीम बनता है या कॉलम बनता है या लिंटल हो गया, फ्लोर हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आरसीसी का वर्क करते हैं या आरबी वर्क करते हैं। ये हमारा होता है आरसीसी और रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरिंग और रूफिंग की। फ्लोरिंग और रूफिंग, जनरली जो फ्लोर होता है, फ्लोरिंग को अगर हम डिवाइड करें तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है। तो इसलिए अलग अलग क्या होता है? फ्लोरिंग होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर का हम कैलकुलेशन किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। ग्राउंड फ्लोर का कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर में वर्क हम करते हैं उसमें जनरली हम लाइन कंक्रीटिंग का वर्क करते हैं फ्लोर फिनिशिंग के लिए, या हम स्टोन का यूज कर सकते हैं फ्लोर फिनिशिंग के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोज़ेक होता है या टाइल्स वगैरह होते हैं उनको हम लगाते हैं फिनिशिंग के लिए। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर की फिनिशिंग करते हैं तो उसका हम कैलकुलेशन मीटर स्क्वायर में करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर की, अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो इसमें जो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन हम मीटर क्यूब में करेंगे। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता क्या है? जैसे ये हमारा वॉल है, इस पे हमें स्लैब लगानी है, तो इस वॉल पे हम क्या करेंगे? बीम भी लगाते हैं। बीम के ऊपर हमारा क्या होता है? स्लैब होता है। जैसे ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर हम बीम लगाएंगे, बीम के ऊपर हमारा स्लैब होता है। तो स्लैब जब हम लगाएंगे तो उसमें अगर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बीम को भी कंसीडर कर लेते हैं, बीम को अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो उस कंडीशन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी होगा या कैलकुलेशन हम करेंगे उसको हम किस में करेंगे? मीटर क्यूब में। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ अगर हम कैलकुलेशन करते हैं या मेजर करते हैं तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर क्यूब में। सेम हमारा चीज यही सेकंड फ्लोर में भी होगा, थर्ड फ्लोर में भी होगा। अगर हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? मीटर क्यूब में कंसीडर करेंगे। अब बात आती है फ्लोर फिनिशिंग की। जब हमारा फ्लोर फिनिशिंग का बात आता है तो उसको हम जनरली फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिनिशिंग को हम जनरली मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करते हैं। फ्लोर फिनिशिंग को हम जनरली मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करते हैं। जो हम फ्लोर फिनिशिंग का वर्क करते हैं तो जो उसमें हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं वो जनरली 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस प्रोवाइड कराते हैं। जनरली हम क्या करते हैं? 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस फ्लोर फिनिशिंग में प्रोवाइड करते हैं और इसको कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। अब हम सेम यही बात हम रूफ की बात करें। रूफ, तो रूफ में भी क्या होता है कि अगर हम सेपरेटली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करें, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ अगर हम बात करेंगे तो उसको हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अगर हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मींस कि अगर उसके साथ जो हमारा रूफ होगा उसके साथ हम बीम को भी कंसीडर करेंगे तो उसको हम कैलकुलेशन किस में करेंगे? मीटर क्यूब में करेंगे।
केवल अगर हम सिंगल सेपरेट की बात करेंगे, मतलब कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसमें इंक्लूड ना हो, तब उसको हम कैलकुलेट किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे। रूफ में भी यही। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्लास्टरिंग की। प्लास्टरिंग का कैलकुलेशन हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। प्लास्टरिंग का कैलकुलेशन मीटर स्क्वायर में करते हैं। और जो हम प्लास्टरिंग प्रोवाइड करते हैं, या कोई वॉल हो गया उसका फिनिशिंग का वर्क करना, उस पर प्लास्टर प्रोवाइड करना हो, तो उसकी जो हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, प्लास्टर की थिकनेस कितनी होती है, 12 mm होती है। ये जनरली कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो हम प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं उस प्लास्टर की थिकनेस हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो जनरली हम कितना थिकनेस रखते हैं, 12 mm की थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं प्लास्टरिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटिंग का। पेंटिंग को भी हम किस में कंसीडर करते हैं, मीटर स्क्वायर में ही कंसीडर करते हैं। पिलर हो गया, पिलर को हम किस में करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। पिलर्स को हम किस में कंसीडर करते हैं, या कैलकुलेशन किस में करते हैं, मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। डोर विंडो हो गया, उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। जो हमारा वुड वर्क होता है, वुड वर्क, उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। वुड वर्क को भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में। आयरन वर्क हो गया, आयरन वर्क को हम किस में कंसीडर करते हैं, क्विंटल में। आयरन वर्क को किस में, मीन्स कि कोई अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम रेनफोर्स्ड यूज करते हैं, छड़े वगैरह यूज करते हैं, मार्केट में उसको हम किस बेसिस पे परचेस करते हैं, क्विंटल के बेसिस पे परचेस करते हैं। जो भी हमारा मार्केट में प्राइस हो, 6000 पर क्विंटल, 5000 पर क्विंटल, उस हिसाब से जितने क्विंटल्स की जरूरत होती है हम उतने हिसाब से उसका प्राइस पे करते हैं। नेक्स्ट बात होती है पेंटिंग, सॉरी लंप सम। अब एक इसमें टर्म्स आते हैं लंप सम। लंप सम, लंप सम होता क्या है, जैसे हम कोई अगर हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, उसका हम एस्टिमेशन करते हैं। तो एस्टिमेशन में एक हमें प्रोबेबल कॉस्ट पता चलता है या रफ कॉस्ट पता चलता है। जब हम एस्टिमेशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो एक हमें रफ कॉस्ट पता चलता है। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि कोई अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, एक रफ कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। रफ कॉस्ट या प्रोबेबल कॉस्ट, जो भी, प्रोबेबल कॉस्ट दोनों एक ही चीज है। तो एस्टिमेशन से हमें क्या होता है, एक रफ कॉस्ट पता चलता है। बट हमें लंप सम से क्या होता है कि एक कोई हमें वर्क करना हो तो उसका हम एक आइडिया विदाउट कैलकुलेशन के, लंप सम में हम क्या करते हैं, बिना कैलकुलेशन के हम बताते हैं कि इस वर्क को कंप्लीट करने में लगभग इतने रुपए लग सकते हैं। सपोज दैट हमें कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो इस बिल्डिंग को दो तरीके होते हैं पैसे, जो हमारी मनी होगी उसको पता करने के लिए। एक तो होगा कि हम एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पता करते हैं, तो एस्टिमेशन में इस पूरे बिल्डिंग का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे इसका एक हमें रफ कॉस्ट मिलेगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम उसका एक लंप सम आइडिया बताते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में लगभग इतने पैसे लग सकते हैं, तो उसमें विदाउट कैलकुलेशन, लंप सम में हम विदाउट कैलकुलेशन प्राइस बताते हैं, और एस्टिमेशन में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हम उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं कि इस वर्क को कंप्लीट करने में इतने वर्क लगेंगे, इतने प्राइस या इतने पैसे लगेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के मेन आइटम्स होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये सारे चीज हम पहले क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आइडिया ले सकते हैं।
ये हमारे आज के डिस्कशन में था मेन आइटम्स ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लेक्चर में किसी भी बिल्डिंग के एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हम किसी बिल्डिंग का एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए दो मेथड होता है, एक सेंटर लाइन मेथड होता है, एक लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बिल्डिंग के एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे।